तो वेलकम टू ऑल। आज हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक्ससीटी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि रिवीजन डेटा माइनिंग क्या थी, क्यों स्टार्ट हुई, क्या था और किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें है ना। तो एक जनरल फिगर देख लेते हैं, क्योंकि आज मैं स्लाइड से नहीं पढ़ाने वाला। आज मैं केवल ये इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे थे, आखिर में हम पढ़ क्या रहे थे, है ना। तो वो हम लोग देखते हैं। तो मैं अपना भी बंद कर दूंगा, नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है या तो। ओके, आवाज आप सबको क्लियर आ रही है मेरी? यस यस सर। ओके। यस सर। जी। तो हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में हम लोग जिस टाइम में रह रहे हैं, जो सिनेरियो है, वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में डेटा है जो बहुत सारा होता चला जा रहा है। पहले जैसे हम लोग मॉल या शॉपिंग सेंटर्स की बात करें, तो छोटी छोटी शॉपिंग सेंटर्स होते थे, यहाँ पर गिने चुने आइटम्स होते थे और गिने चुने कस्टमर्स होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, उनको एक डेट जो रजिस्टर मेंटेन करते थे, और रजिस्टर पे हम लोग लिख देते थे कि ये पर्सन है, इसका ये आइटम है और हमारी दुकान में ये वाला आइटम है, इस तरीके से हम लोग रख देते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, जैसे हम शॉपिंग सेंटर्स या मॉल्स की बात करें, तो आप जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास में जो भी वेव है मॉल मुरादाबाद में, आप देखिए कि एक मॉल है और एक मॉल के अंदर कम से कम नहीं तो 50 दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं। और उन शॉपिंग सेंटर के पर्टिकुलर किसी एक की बात करें तो उनके पास में थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज रखी हुई हैं। जैसे हम शू मार्केट की बात करें तो हमारे पास में एटलीस्ट 10 to 15 हमारे पास में ब्रांडेड है ना। एवरी ब्रांड के पास में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के शूज और आइटम्स रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास में नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ पर्सन या डेटा साइज बढ़ता चला जा रहा है ना। सो अब हमको ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि सबसे पहले कि हम उस डेटा को, अगर सपोज कीजिए कि एनालाइज करना चाहें, तो सबसे पहले उस डेटा को कहीं स्टोर तो करेंगे, कहीं तो रखेंगे उस डेटा को। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें डेटा स्टोर करना है और उसको एनालाइज करना है। तो जो डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेटा वेयर हाउस, जहां पर हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, वो हम देखते हैं आगे। दूसरा, हम किसी भी चीज को, हमारे पास में इकट्ठा, तो बुक्स तो हमारे साथ में पास में बहुत सारी रखी हुई हैं, लेकिन क्या हम बुक्स को उनको पर्टिकुलर पढ़ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं? ठीक है ना। सिमिलरली हम डेटा से जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम डेटा माइनिंग, है ना। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी माइनिंग वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि जैसे कॉयल माइनिंग होती है, गोल्ड माइनिंग होती है, इसी तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं डेटा से। तो हमारे पास में बहुत सारा डेटा है एंड डेटा से हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग, या हम इसको बोल सकते हैं नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा, क्योंकि हम डेटा से क्या कर रहे हैं, नॉलेज को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जो डेटा, हम सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव तो करेंगे, लेकिन उस डेटा को हम किस तरीके से रखेंगे या डेटा को किस तरीके से अरेंज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेटा को हम अरेंज कैसे करेंगे। तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले हम रजिस्टर्स का यूज, जो कॉपी पेन रजिस्टर का यूज करते थे, रजिस्टर का यूज करने के बाद हम मैनुअली कंप्यूटर्स का यूज करने लगे, एक्सेल फाइल का यूज करने लगे। अब एक्सेल फाइल के बाद हमारे पास में डीबीएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने लगे, जिसको हम की आजकल यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जैसे जैसे ऑनलाइन हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट्स हो गए, तो ऑनलाइन में हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा आता है एवरी सेकंड में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो स्पीच एंड वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रही है, वो आपके पास में मिलियंस ऑफ बिट्स आपको ट्रांसफर कर रही है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। हम इस डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा स्टोर होगा हमारा, एक तो वो रिलेशनशिप वाइज डेटा स्टोर होगा कि एक दूसरे से क्या रिलेशन है इस डेटा का। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होगा। और तीसरा, हमारे पास में उन डेटाओं की वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो उसके लिए वैल्यूएबल है। जैसे कि किस टाइम पर डेटा रिकॉर्ड हुआ, उस डेटा का साइज क्या था, उस डेटा की पर्टिकुलर बिट कितनी थी, किस आंसर से डेटा लिया गया, क्या वो एक्टिव डेटा था, या सपोज कि क्या वो साइंटिफिक डेटा है, इंजीनियरिंग डेटा है, या किस टाइप का डेटा है, और वो किस फॉर्म में, इंडेक्सिंग फॉर्म में है, बिटवाइज फॉर्म में है, या किस फॉर्म में दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारे पास में जब भी हम इन फ्यूचर्स डेटा को एनालाइज करना चाहें किसी चीज़ को, तो हम आसानी से उसको
फाइंड आउट कर सकें, है ना। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने जैसे बोला रिलेशनशिप डेटा, तो रिलेशनशिप डेटा होता क्या है। रिलेशनशिप जैसे आपने एक्सेल शीट देखी, तो एक्सेल शीट में हम लोग क्या करते हैं, पहला कॉलम जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास किसी स्टोर का कोई स्टोर है, उसका हमारे पास डेटाबेस दे रखा है। तो उसके डेटाबेस के स्टोर में क्या होगा, अगर उसका हम कॉलम देखें तो कॉलम में हमारे पास कस्टमर होगा एक, उस स्टोर में कितने आइटम्स हैं, उस स्टोर में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उस स्टोर की कितनी ब्रांचेस हैं, है ना। ये हो गई उसकी हेडर फाइल। अब अगर हेडर फाइल में हम एक एक को देखें तो हम रिलेशनशिप डेटा देख रहे हैं, तो हर चीज़ का एक रिलेशनशिप होगा। जैसे हम कस्टमर की बात करें, अब कस्टमर की बात, उसका पर्टिकुलर कोई कस्टमर आता है तो उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, क्या कमाता है, इसका क्रेडिट स्कोर क्या था, वो हमसे क्या ले गया आज। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर के अंदर है कि हमारे कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी वैल्यू है वो हमारे कस्टमर इंडेक्स में या कस्टमर जो हमारे पास में इंडेक्स दे रखा है उसमें सारी स्टोर होगी। सिमिलरली आइटम है हमारे पास। अब स्टोर में बहुत सारा आइटम हो सकता है, जैसे कि ग्रोसर का आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है हमारे पास, कपड़ों का आइटम है या शू आइटम है। ये पर्टिकुलर सब इंडेक्सिंग भी आगे जाके इंडेक्स सब इंडेक्सों में डिवाइड हो सकती है। जैसे कि हमारे पास में ग्रोसर का इंडेक्स था या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम था, तो हमारे पास में क्या मोबाइल स्टोर पर मोबाइल उसने खरीदा, या कोई कैमरा खरीदा, या डिफरेंट टाइप का उसने कुछ और आइटम खरीदा। ये भी अगेन सब इंडेक्सों में डिवाइड हो सकते हैं कि मोबाइल किस ब्रांड का था, या मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज खरीदी आपने। इस तरीके से जैसे आपने कपड़े खरीदे तो कपड़े आपके रूम वाले कपड़े खरीदे या पहनने वाले खरीदे, पहनने वाले खरीदे तो आपने गर्ल्स वाला खरीदा, बॉयज वाला खरीदा या किड्स वाला खरीदा, या कपड़े खरीदे तो किस टाइप की विंटर था या समर था, किस टाइप के कपड़े खरीदे। तो इस टाइप से क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। एवरी कस्टमर की इंडेक्सिंग होगी, एवरी आइटम्स की इंडेक्सिंग होगी, और जो इंडेक्सिंग होगी उसकी भी सब इंडेक्सिंग होती है। इस टाइप का रिलेशन जो डेटा होता है इसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप डेटा, जिससे कि हम पर्टिकुलर किसी वैल्यू को फाइंड आउट करके उसके रिलेटिव वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। इसका आप लाइव एग्जांपल देखते हो, जैसे कि आप अमेजोन ले लो या कोई भी फ्लिपकार्ट कंपनी ले लो। जब भी आप प्रोडक्ट में जाते हैं तो उसके पास में पहले इंडेक्सिंग होती है कि आपको क्या चाहिए, और पर्टिकुलर जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो उसके नीचे सब इंडेक्सिंग होती है, किस टाइप का आइटम चाहिए। होता है कि नहीं होता। एंड डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप डेटा यू कैन इजीली फाइंड आउट कि हमें सर इतने का सैलरी मतलब इतने का प्रोडक्ट खरीदना है हमें, या 1000 से कम खरीदना है, या 1000 से 2000 के बीच में खरीदना। तो ये सारे फिल्टर्स होते हैं जिससे कि हम उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए रिलीवेंट है। तो कंपनी को तो भाई पूरा डेटा दिखाना है ना। कंपनी तो चाहती है कि मेरा जो कस्टमर है वो जान मतलब कुछ ना कुछ मुझसे खरीदे, तो मैं उसको एक ऐसा वैरायटी ऑफ डेटा दूं जिससे कि वो इजीली उसको एनालाइज कर सके, है ना। नाउ सेकंड थिंग आती है कि व्हाट इज द डेटा वेयर हाउस। अब ये जो डेटा था, ये सपोज कीजिए किसी कंपनी का डेटा था जो अभी हमने बनाया, सपोज कीजिए किसी एबीसी स्टोर का डेटा था जो हम लोग अभी डिस्कस किए। अब अगर ये डेटा वेयर हाउस क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स होंगे इस मुरादाबाद में। अगर मैं एक अपना सिंपल सा एक एग्जांपल ले लूं कि हम लोग एक गूगल की बात करते हैं। गूगल एक कंपनी है, उसका हेड ऑफिस बेंगलोर में होगा जो इंडिया संभाल रहा है ना। इंडिया में मतलब हो रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान में या कहीं होगा, ऐसे ही इनका हेड ऑफिस एशिया में होगा, ऐसे ही यूरोप में होगा, ऐसे ही हमारा अमेरिका में होगा। एंड सबका एक हेड ऑफिस होगा, वो एक यूएस जो इसका पर्टिकुलर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर होगा। तो ये स्मॉल स्मॉल डेटा जहां पर हमारे कलेक्टिवली कलेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब डेटा हाउस, है ना। तो वो जो डेटा होता है हमारा, या हम कह सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस इज अ डेटा रिपोजिटरी आर्किटेक्चर दैट ऑर्गेनाइज द हेट्रोजीनियस डेटा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम लोग उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, केवल डेटा वेयर हाउस होता है, डेटा इकट्ठा ही नहीं करता, कलेक्ट ही नहीं करता, उस डेटा को प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, हाउ टू एनालाइज द डेटा। तो उसके लिए कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम। दूसरा, जब हम लोग कोई डेटा इकट्ठा करते हैं तो केवल वो हमारे पास में वही डेटा नहीं होता, उसके साथ साथ में हमारे पास में कुछ ऐसा भी डेटा होता है जो कि अनयूज्ड है, या उस समय रिक्वायरमेंट थी आगे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें ऐसे डेटा को, जब वेयर हाउसेस में डेटा इकट्ठा करते हैं तो हमें कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स की जरूरत भी पड़ती है जिसके थ्रू हम लोग उस डेटा को क्लीन कर सकें।
सेकंड, उस डेटा को क्लीन करने के बाद में हम डेटा को डिफरेंट टाइप से इकट्ठा किया तो कहीं पर हम उस डेटा को इकट्ठा कर सकें, मीन्स उसको एडिटिव कर सकें। जो जरूरत की चीज है उसको एडिटिव कर सकें, जो हटाने वाली चीज है उसको क्लीन कर सकें, है ना। और दूसरा और सबसे लास्ट चीज, हम उस डेटा को एनालाइज कर सकें। तो पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि उस डेटा को एनालाइज करती हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन एंड द प्रोसेसिंग एल्गोरिथम, ये तीनों को मिला के बनता है एक डेटा वेयर हाउस, जहां पर कि बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। अब आपने एक चीज देखी, मैंने बात की यहाँ पर एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग एल्गोरिथम की, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम। ये होती क्या है? किसी भी डेटा को हम लोग ऑनलाइन एनालाइज कर रहे हैं तो वो ऐसी कौन सी चीज है या कौन सा ऐसा एल्गोरिथम्स है जिसके बेसिस पर हम उसको डेटा को इस वेयर हाउस में इकट्ठा करेंगे या कलेक्ट करेंगे। जैसे कि लेट सपोज कोई भी चीज हमें एक ही टाइप की नजर आ रही है, कुछ चीजें हमारे पास एक ग्रुप ऑफ आइटम्स है, कुछ आइटम्स एक ही टाइप के नजर आ रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे कि ये एक क्लस्टर है, एक ग्रुप है, दूसरा कोई दूसरा क्लस्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स का यूज करके डेटा इकट्ठा करते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स का यूज करके करते हैं, या कुछ एक आउटलाइनर जो हमारे पास में हमने डेटा तो इकट्ठा कर लिया लेकिन वो उस मतलब का ही नहीं है, एक आउटलाइनर है। जैसे कि सपोज करो हम लोग सारे लोग हम लोग जॉब करते हैं, तो हम लोगों ने एक बीएसएनएल का ग्रुप है, हमने एक क्लस्टर बना दिया दैट इज रिलेटेड टू द बीएसएनएल, तो दिस इज कॉल्ड द बीएसएनएल क्लस्टर। एक हमारे पास में कुछ आर्मी के बंदे हैं तो हमने कह दिया दिस इज द आर्मी क्लस्टर। कोई प्राइवेट जॉब करता है तो हमने बोल दिया कोई प्राइवेट जॉब का क्लस्टर। तो हमने इस तरीके से क्लस्टर्स बना दिए। लेकिन क्लस्टरिंग करने से पहले हमने डिसाइड किया होगा ना कि वो जो कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो आखिर में है किस क्लस्टर्स का। तो कुछ उसके अंदर एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, या हम कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिडन इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोवाइड और वी कैन रिलेट दैट पर्सन टू द पर्टिकुलर क्लस्टर्स, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन की या कुछ पैटर्न्स की जरूरत पड़ती है। इतना आपको समझ में आया? हाँ जी। यस सर। नाउ यस। ओके, थैंक यू। अब जो हमारे पास में, अब मैंने अभी बोला था कि पैटर्न को जानने का है, हमें जानना चाहिए कि हमें किस टाइप का। तो उस पैटर्न को जानना बोला जाता है डेटा माइनिंग। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे डेटा वेयर हाउस के बारे में, कि डेटा वेयर हाउस इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इन विच देयर इज द थ्री एल्गोरिथम, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन एंड द ऑनलाइन प्रोसेसिंग यूनिट आर वर्क, दैट इज कॉल्ड द डेटा वेयर हाउस। और उस डेटा वेयर हाउस में जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें हम लोग कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई सो दैट वी कैन अरेंज दैट डेटा। तो ये हो गया पूरा डेटा वेयर हाउस। अब जो हम लोग पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न आर एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर डेटा और व्हाट टाइप ऑफ हिडन इंफॉर्मेशन आर एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं हम डेटा माइनिंग। या जो एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम जो इन क्लस्टर्स को या जो इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं उसको बोलते हैं हम डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग इज मेनली वी कैन से अ कॉन्सेप्ट या टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउसेस, जो डेटा वेयर हाउस से कलेक्ट करते हैं। अब इसमें कोई डेटा है हमारे पास, उसमें से पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बहुत सारे अनवांटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि नॉइज डेटा है, आउटलाइनर है, और हमारे पास में कोई सपोज कीजिए कोई और इररिलेवेंट डेटा या रिपीटेबल डेटा है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के रिपीटेबल डेटा को या आउटलाइनर्स को उस डेटा से अलग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप हो गया डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के बाद में अब हम उस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है किस वजह से आता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पर्टिकुलर को सिलेक्शन करना पड़ेगा या कुछ एट्रीब्यूट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डेटा है, किसका, लाइव लाइव पर्सन्स का, है ना, या बोलते हैं लाइव लोगों का हमारे पास डेटा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइव है, लाइव स्पीसीज, सॉरी लाइव स्पीसीज है। तो लाइव में तो ह्यूमन भी हो गए, हमारे जान मतलब जितने भी है जानवर भी हो गए, मैमल्स भी हो गए और डिफरेंट टाइप के और हो गए, तो सारे लाइव हैं।
अब हम चाहते हैं कि इनका डेटा हमें इकट्ठा करना है, तो मुझे पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस ह्यूमंस की एक नाक है, दो कान है, दो आईज हैं, है ना? या वो केवल इसका उसका आइडिया है कि ये टाइप का होगा, दो हाथ, केवल इसका उसका आइडिया है कि ये टाइप का होगा, दो हाथ दो पैर हो गए। ऐसे हम जानवरों की बात करते हैं, उसके दो पैर हैं, एक लंबी सी नाक है, या दो कान है, इस तरीके से मैमल्स का होगा। तो ये क्या है, कुछ ऐसे सिलेक्शन पॉइंट हैं, या इनको बोलते हैं हम, ये पैटर्न रिकॉग्निशन पॉइंट है, दैट आर यूज्ड बाय यूजिंग बाय एट अ टाइम व्हेन वी प्रोसेसिंग सम डेटा। नाउ अब जो हमारे पास डेटा दे रखा है वो ऐसा नहीं है कि हमने पैटर्न तो फाइंड आउट कर लिया, मतलब सॉरी पैटर्न फाइंड वो सिलेक्शन तो कर लिया कि पैटर्न इस वजह से आया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज कीजिए एक अंधेरा हो रखा है ना, लाइट नहीं है या डिम लाइट है, तो डिम लाइट में अगर मैं एक अपने आप को खड़ा कर दूं और एक अपने मोम के एक पुतले को या किसी ऐसी चीज को खड़ा कर दूं जो कि मेरे जैसा दिखता, आदमी जैसा दिखता हो, सपोज करूं, तो क्या हमारे पास में वो इंफॉर्मेशन है कि मुझे और दूसरे लोगों को, ये जो पुतला खड़ा हुआ है उसको अलग अलग कर दे? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स का यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि उस पुतले को इधर उधर मूव करने की या दूसरी साइड में मूव करने की कोशिश करेंगे, और एक मुझे मूव करने की कोशिश करेंगे। ये हमें पता है कि जब एक ह्यूमन मूव होगा तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्टिकुलर, दैट आर चेंजेस। लेकिन जो पुतला मूव होगा उसके चेंज नहीं होंगे। जैसे मैं मूव करूंगा तो मेरे पैर मूव करेंगे, मेरे हाथ मूव करेंगे, लेकिन पुतले का वो मूवमेंट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, उसमें से अब डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, अब उसमें से जो हमने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये मे भी हो सकता है कि जो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कलेक्ट किया वो दोनों डिफरेंट हो सकती है ना, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट आपकी एल्गोरिथम को शो करेंगे। जैसे कि हम लोग एक टाइम डोमेन सीरीज ले लेते हैं, और उस टाइम डोमेन सीरीज से हम कुछ पैरामीटर्स है, कोई मीन वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है और एवरेज वैल्यू है, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मीन, मैक्सिमम और एवरेज, सॉरी मीन वैल्यू जो कि एवरेज हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, तीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम उस डेटा को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि एनर्जी जो टाइम डोमेन में थी, सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिली, लेकिन जो पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, दैट आर डिफरेंट। एवरेज वैल्यू है, दैट इज आल्सो डिफरेंट। तो जो हमारे पास में जो एनर्जी है, एनर्जी को हम बार बार कंसीडर नहीं करेंगे, दैट इज कंसीडर ओनली अ सिंगल टाइम्स। बट जो दोनों वैल्यू हैं, मीन वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू है, दैट आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डोमेन, एंड दैट इज चेंज व्हेन द डोमेन इज आल्सो चेंज। तो हम लोग कुछ ऐसे पैरामीटर्स, ऐसी फीचर्स फाइंड आउट करेंगे जिससे कि हम लोग सिग्नल की या जो भी हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं उसकी हम करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करें, है ना, या कर सकें। अब हमारे पास में आता है कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये बताइए कि जो पैटर्न होता है वो किस टाइप का होना चाहिए? क्या कोई ऐसा पैटर्न है जिसको हम फाइंड आउट करें, या एक्चुअली क्या पैटर्न है जिसको हम, जैसे मैंने बोल दी कि ह्यूमंस की नोज होती है, छोटी नोज होती है, और जानवर की बड़ी नोज होती है। तो ये तो नोज हमें दिखाई दे रही है, इसलिए आपने बता दिया कि नोज होती है। अगर हमारे पास तो टाइम सीरीज डेटा या कोई भी डेटा, हम डेटा में से कैसे नोज और ईयर फाइंड आउट करेंगे? तो वहां पर हम नोज या ईयर फाइंड आउट नहीं करेंगे, वहां पर हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। और वो पैटर्न कैसा होगा? पैटर्न आपका होगा, एक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न हो सकता है, या आपका एक प्रेडिक्टिव पैटर्न हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न क्या होता है? जब भी आप डेटा को ड्रॉ करते हो, एक तो आपने देखा, देखिए कोई भी डेटा है, आपने उसको टाइम सीरीज डेटा को ड्रॉ कर लिया, तो एटलीस्ट आप टाइम सीरीज डेटा को ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, या पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इसकी क्या वैल्यू थी, या किस कब ये पीक वैल्यू है, कब ये मतलब लोअर वैल्यू है, ये आप सारा कुछ बता सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पैटर्न हमेशा एक टाइम के बाद चेंज होता है, जैसे हमें पता है कि एवरी ईयर हमारे पास में कुछ चेंजेस आते हैं, है ना, तो आपको ये पता हो चल गया होगा कि हर साल इस पर्टिकुलर महीने में ये चीजें होती हैं। तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, सर अगले साल अक्टूबर के महीने में ऐसा कुछ होगा, या अगले साल जुलाई के महीने में बारिश होती है, बारिश होगी,
और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इतनी बारिश होगी, तो बारिश कितनी होगी दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पर ये आपको पता है कि हाँ अगले साल जुलाई के महीने में बारिश होती है, बिकॉज बारिश का सीजन है और पिछले 15 साल से हम ये बारिश का पैटर्न देख रहे हैं, है ना, तो ये हमें पैटर्न पता है। दूसरा, हम लोग पता है एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है आपका कि किसी चीज से दूसरी चीज कैसे मतलब चेंजेज होगी या किस तरीके से इफेक्ट करेगी। जैसे कि अगर मैं अच्छा हूं मान के चलिए, तो मुझसे रिलेटेड लोग अच्छे होंगे जो मेरे साथ, क्योंकि तभी तो मेरे साथ रह रहे हैं। अगर मैं खराब होता तो मेरे साथ में नहीं रहते। तो कुछ ऐसे एसोसिएशन रूल होते हैं कि एक डेटा दूसरे डेटा पर किस तरीके से डिपेंड करता है। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मेरी ठंडी गर्मियों के दिनों में दूध की लस्सी की बिक्री बिक बढ़ जाती है, तो उसी टाइम में मैं एक्चुअली में कर्ड के साथ साथ अपना जो शुगर है या उसमें जो भी मिलने वाले इंग्रेडिएंट है उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा। लेकिन वही मुझे पता है कि ठंडी के टाइम पे कर्ड की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसी ड्यूरेशन में या उसी प्रोपोर्शनल में मैं जिस उसके साथ में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी वैल्यू को लेस कर दूंगा या उसकी वैल्यू को कम कर दूंगा, है ना। सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन द कोरिलेशन, यहाँ पे देखिए कर्ड और वो कम नहीं हो रहा, कर्ड या ज्यादा या कम नहीं हो रहा, कर्ड के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड वैल्यू हैं वो भी कम या ज्यादा हो रही है ना। तो इस तरीके से हम उस चीज को कम या ज्यादा क्या है उसका पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये इस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरी चीज उससे एसोसिएट है वो भी कम या ज्यादा होगी, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग होगी। तीसरा हमारे पास में कोरिलेशन, कि कोरिलेशन और एसोसिएशन में थोड़ा सा फर्क होता है। कोरिलेशन होता है वो एक सेम कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और जो एसोसिएशन होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज में भी जा सकता है ना। जैसे कि मान के चलिए कि पेट्रोल बढ़ने से, पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़ने से सब्जी के दाम मतलब सब्जी का प्राइस बढ़ जाता है। तो पेट्रोल अलग चीज है, पेट्रोल एक अलग कैटेगरी है, पेट्रोल केमिकल एक अलग कैटेगरी है, और जो वेजिटेबल एक अलग कैटेगरी है ना। लेकिन देयर इज एसोसिएशन रूल कि पेट्रोल इज एसोसिएट समवेयर, कहीं ना कहीं हमारा जो सब्जी है उससे एसोसिएट है। लेकिन दोनों कैटेगरी अलग थी। लेकिन मैं ये बात कहूँ कि पेट्रोल अगर मतलब सब्जी के मौसम बिगड़ गया या कुछ ऐसा हो गया, या सपोज कीजिए हमारे पास में प्याज की वैल्यू बढ़ गई, है ना, कहीं कहीं होता है ऑनियन प्राइसेस बिकम हाई। तो ऑनियन प्राइस बिकम हाई की होने की वजह से ऑनियन से मिलने वाले जो भी सब्जी है वो भी हमारा कॉस्टलियर हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन। वहां पर हमारा पेट्रोल और सब्जी में कोरिलेशन नहीं था, एसोसिएशन था। लेकिन ऑनियन प्राइस में और सब्जी के प्राइस में वहां पर हमारा कोरिलेशन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी ऑटोमेटिक एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं जहां से हम आइदर हम लोग कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकें, एसोसिएशन फाइंड आउट कर सकें, क्लस्टर्स टाइप का कुछ फाइंड आउट कर सकें, किसी का डिस्क्रिप्शन दे सकें। इस टाइप के एल्गोरिथम अगर हमारे पास हो जाती है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द पैटर्न्स कि यहाँ पर किस टाइप का पैटर्न्स जनरेट हो रहा है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, कि आप एक सिंपल सा मुझे एक लॉजिक बताओ कि कौन सा पैटर्न किसी प्रॉब्लम के लिए सही है, वो कैसे पता चले। पैटर्न्स हमारे पास में आ गए, क्लस्टरिंग आ गई, हमारे पास में क्लासिफिकेशन आ गया, एसोसिएशन आ गया, हमारे पास में कोरिलेशन आ गया, बहुत सारे आ गए। तो कौन सा पैटर्न किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सही है वो कैसे पता चलेगा, या किस टाइप का पैटर्न होना चाहिए। Sir, they may be correlated with each other to find some objective. तो अगर मेरे पास, जैसे अभी हम वो सेम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि अगर मेरे पास में कोरिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो मैं दूसरा एसोसिएशन में क्या प्रॉब्लम थी, या कोरिलेशन हमारे पास में कोरिलेशन है तो एसोसिएशन में, एसोसिएशन रूल है तो कोरिलेशन में क्या प्रॉब्लम है, या हमारे पास में सपोज कीजिए क्लस्टरिंग है तो क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। क्लस्टर्स हो गए तो क्लासिफिकेशन होगा ही होगा, क्लासिफिकेशन होगा तो क्लस्टर्स होगा होगा। तो सर सर जैसे के मीन्स एल्गोरिदम में हम क्लस्टर्स फाइंड आउट करते हैं हाँ जी। कि जो चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सपोज कुछ फ्रॉडस्टर्स हैं जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करते हैं, हम्म। उनके एसोसिएशन में या उनकी जो बॉन्डिंग है ऐसे लोगों से है,
तो पर वो अभी फ्रॉडस्टर्स नहीं है, अभी वो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, पर हम्म। दे हैव सम एसोसिएशन विद देम। तो हाँ, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, क्योंकि वो भी उसी क्लस्टर्स में है, मतलब उनके एसोसिएटेड उसका है। उस टाइप से तो वो पैटर्न बन रहा है कुछ। पैटर्न बन रहा है कि वो हाँ, भी आगे कर सकते हैं, तो कर हम सकते। एक फ्यूचर फ्रॉड को का पता लगा सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यही, जैसे आपने सही कहा कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो क्या जो क्लस्टर्स जो बना, क्लस्टर क्या इकलौता ऐसा पैटर्न है, वो सॉरी, इकलौता ऐसा एल्गोरिथम है जो कि इस फ्रॉड को रोक सकता है? नहीं सर, उसका रोकना काम नहीं है, सिर्फ उसको रोकना प्रेडिक्ट नहीं, करना है, वो मैं भी। एक कह रहा हूँ मॉडल, हम लोग क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे मान के चलिए कि हम कोई फ्रॉड का जो बैंक फ्रॉड का एक मॉडल बना लिया, कि कोई एक मॉडल बनाया, उसमें कुछ कंडीशन दे दी कि कोई आदमी अगर सपोज कीजिए कि महीने पर उसका इतने का ट्रांजैक्शन होता है ना, या कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन हमने रख दी कि इस अगर कंडीशन में आएगा तो हम उस पर्टिकुलर बंदे को या जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसको बोल देंगे ये फ्रॉड है। ऐसे ही करते हैं हम लोग, और उसको फ्रॉड की कैटेगरी में डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, लेट सपोज कि एक कोई बंदा है जो 10 तारीख को अपना बिल पेमेंट करता था, अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि वो 10 तारीख को बिल पेमेंट नहीं कर पाया, उसकी किस्त आगे बढ़ गई है, सपोज कि उसने 12 या 13 तारीख में कर दी, तो क्या वो फ्रॉड है? नो, नहीं वो फ्रॉड नहीं है। हाँ। तो अब हमारे पास में जो हमने क्लस्टर्स बनाए थे, क्योंकि देखिए एल्गोरिथम कौन डिसाइड करेगा, उस क्लस्टर्स को, या जो एल्गोरिथम को बनाने वाला ऑर्गेनाइजर है ना, जनरेट जो करने वाला। लेकिन अब कौन सा मेथोडोलॉजी या कौन सी एल्गोरिथम सही है, उसको कौन सही ठहराएगा, है डेटा ना? साइंटिस्ट। कोई ठहरा जो सकता है? वैलिडेट करेगा उसको, जो या हम लोग वैलिडेट कहते हैं करेगा, बैंक मैनेजर डिसाइड करेगा कि मैं नहीं दूंगा इसको लोन, सिंपल सा है, या ये फ्रॉड है, जो मॉडल को वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करेगा। लेकिन क्या वो जो आपने मॉडल बनाया वो सही है? मॉडल भी तो आपका क्वेश्चन उठता है आपके सर, मॉडल पर। सर वो उसमें प्रोबेबिलिस्टिक वैलिडेशन तो पता थ्योरी, चलेगा ना। प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी आ जाएगी इन बिटवीन के, वो कितने, मतलब कितने परसेंट तो ऑफ चांसेस प्रीवियस रिकॉर्ड भी दैट देखा जाएगा ना एल्गोरिथम इज ट्रू। हाँ, हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे? जी, प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखा जाएगा ना उसका। प्रीवियस तो एक रिकॉर्ड ही भी बार देखा मिस्टेक हो। जाएगा, राइट है। तो जब भी देखिए कोई भी हम मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल हजारों टाइप के बन सकते हैं, है ना। चाहे हम एक बैंक मैनेजर अगर किसी को फ्रॉड करने का एक मॉडल बनाना चाह रहा है, तो उसमें वो हजारों टाइप की टर्म एंड कंडीशन डाल सकता है। वो कहेगा कि यार मैं इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखूंगा, इसके बैंक स्टेटमेंट देखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट मैं इसको बताऊंगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं इसके जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पिछले 1 महीने में, 1 साल में, उसको देखूंगा कि कहीं इसने ऐसा तो नहीं कि इस महीने तो इसने 10 तारीख को करना था लेकिन इसने 12 तारीख को किया, लेकिन क्या इसने पिछले जो किस्त भरी हुई है वो सही टाइम पे भरी हुई है? अगर वो देखेगा हाँ यार पिछली तो उसने 10 किस्तें जो सही टाइम पे भरी हुई हैं, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसको फ्रॉड कैटेगरी में नहीं डालेगा। वो कहेगा नहीं यार, मे भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, इसको मैं एक चांस और दूंगा, हम्म, है ना। हम्म, कुछ लोग कहेंगे कि यार इसने किस्त तो भरी थी, इसने क्या किया, बीच बीच में गैप कर देता था, 2 भर दी फिर एक नहीं भरी, फिर 2 भर दी फिर एक भर दी, ऐसे करके कुछ करता था, यानी कि कुछ ना कुछ झोल है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2 महीने की किस्ती किस्त वगैरह भर देता है। तो देर आर मिलियंस ऑफ पैटर्न आर जनरेटेड, है ना। अब वो पैटर्न किस पे डिपेंड करते हैं? पैटर्न डिपेंड करते हैं बनाने वाले के ऊपर, या उसको डिस्क्राइब करने वाले के ऊपर, किस तरीके से वो डिस्क्राइब करेंगे। तो एक पैटर्न में क्या होना चाहिए, एक पैटर्न में होना चाहिए कि किस तरीके से वो ओरिजिनल पैटर्न ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लोन देना, तो उस लोन देने के लिए हमारे पास कंडीशन है, बैंक के पास कंडीशन है कि एटलीस्ट, जैसे सपोज कीजिए, जैसे बैंक आजकल फॉलो करती है कि अगर मुझे 10 लाख का लोन बैंक दे रही है तो उससे पहले मैं 12 लाख या 15 लाख की गारंटी रखवाता हूँ उससे। लेकिन वो गारंटी ऐसी होगी कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो चुका पाए। जैसे सपोज कीजिए मैंने 10 लाख का लोन लिया और मैं उससे कहता हूँ कि 12 लाख तो ये वापस करने पड़ेंगे, 12 लाख की उसके पास प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मैंने टाइम दे दिया उसको 10 साल का। अब आप मुझे बताओ कि 10 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए और 10 साल का मैं टाइम दे रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ ना मैं? तो 10 साल बाद अगर 10% से मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो 12 लाख से तो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो लेने वाला बड़ा खुश हो जाएगा कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, तो ले लो बैंक। तो हमारा जो पॉलिसी है कि हम किसी भी तरीके से लॉस में ना जाए। एक बैंक मैनेजर डिसाइड करेगा कि हम लोन तो देंगे, लेकिन लोन ऐसा देंगे जिससे कि हम किसी भी कंडीशन में फ्रॉड में ना जाए, वो सॉरी लॉस में ना जाए। तो उस लॉस मेकिंग को एक प्रॉफिट बनाने के लिए वो क्या करेगा, कुछ ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कुछ ऑब्जेक्ट डिसाइडेड करेगा किस तरीके से ऑब्जेक्ट
होने चाहिए, है ना। अब उसमें क्या होता है कि हम जो मॉडल डिसाइड कर रहे हैं वो हमारा मॉडल होना चाहिए, एक तो आसानी से समझने वाला होना चाहिए कि हम उस मॉडल को आसानी से समझ सकें कि भाई ये प्रॉब्लम इस मॉडल में आ सकती है और दिस इज द टर्म एंड कंडीशन विच यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग योर एंटायर सिनेरियो। दूसरा, पोटेंशियल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये मॉडल बनाने पर फायदा होगा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये में भी हो सकता है कि जहां पर 2 रुपए का फायदा हो रहा हो या 10 रुपए का फायदा हो, लेकिन प्रॉफिट होगा। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए, पहला मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, दूसरा इजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए, तीसरा पोटेंशियल यूजफुल होना चाहिए, चौथा हमारे पास में एक्शनेबल होना चाहिए। एक्शन मतलब क्या होना चाहिए कि हमने लोन देने के लिए बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन तो बढ़ा दी, लेकिन हमें कोई लोन लेने आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास उस लॉन्स की कंडीशन को देख के कोई आए ना, या हम उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और उस पैटर्न में एनालाइज कर रहे हैं जो उसमें है ही नहीं ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, उस मॉडल ऐसा डिसाइड करेंगे जिससे कि हम उस चीज को आसानी से यूज में ला सकें उसको, ऐसा एक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा मॉडल कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इन सेंस कि जब भी हम किसी चीज को डिसाइड करें कि ये किस तरीके से हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि इसकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, अगर इसमें कुछ फ्रॉड आया तो क्या होना चाहिए। मीन्स हम कोई डेटा को एनालाइज करें, न्यूमेरिकल डेटा को, लेट सपोज न्यूमेरिकल डेटा में कुछ वैल्यू है ही नहीं, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हम किस तरीके से उसको एनालाइज करें कि उसको, क्योंकि जीरो आ रही है, एक जीरो हो गई तो सारी जीरो हो जाएंगी, तो हाउ टू रिमूव द जीरो। अगर कहीं कहीं पर हमारे पास डेटा ऐसा है जिसमें कुछ एंट्री नहीं है, तो हमें क्या करना, पहले उस एंट्री को फिलअप करना पड़ेगा, या उस ऐसा कुछ प्रोग्राम में बनाना पड़ेगा जो उस एंट्री को कंसीडर ही ना करे। नेक्स्ट, जैसे समझ के कोई आउटलाइनर आ गया, कुछ अजीब ही मतलब वैल्यू आ गया इसमें इंसर्ट हो गई है, गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर आउटलाइनर वैल्यू आ गई है, अब उस आउटलाइनर वैल्यू को हम इम्पल्सिव वैल्यू को सपोज कीजिए हमने अगर कंसीडर कर लिया, तो वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उस आउटलाइनर वैल्यू को हम कैसे हटाएं, या कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो उसमें एडजस्ट ही नहीं होने वाली थी, जैसे कि आप लोगों की सैलरी आती है 20,000 से ऊपर और उसमें कोई वैल्यू आ गई 20, तो जाहिर सी बात है 20 तो किसी की सैलरी नहीं होगी। तो अब जो मिनिमम वैल्यू आ गई हम उसको किस तरीके से हटाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे मॉडल्स को कंप्लीटनेस नहीं प्रोवाइड कराती, या मान के चलिए हमारे पास में हम कुछ चाह रहे और थे, हमारे पास कुछ और आने लगा, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास में जो मॉडल हो वो कंप्लीट हो। अगर उस प्रॉब्लम कुछ आती है तो बाय यूजिंग द एरर रिकॉर्डिंग फंक्शन या बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम हम लोग उस मॉडल को कंप्लीट कर सकें, या उस मॉडल को जो गिवन टास्क था, जो ओरिएंटेड था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसको हम लोग डिफाइन कर सकें। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस बनता है कि इस मॉडल को बनाने के लिए हम किस किस टाइप की टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। हम इन मॉडल्स को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सिटी में आया जैसे कि हमारे पास में कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, या कुछ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स होना चाहिए, ठीक है, या हमारे पास कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होनी चाहिए, कुछ पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम होने चाहिए, या विजुअलाइजेशन एल्गोरिथम होनी चाहिए, है ना। तो कुछ इस टाइप की हमारे पास एल्गोरिथम्स होनी चाहिए जो मतलब जो उस ऑब्जेक्ट को पूरा कर सके। अब मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने एक टर्म सुना होगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता क्या है? Finding the patterns so that we can take action. और पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है? देखिए आपने मशीन लर्निंग पढ़ी होगी, है ना। मशीन लर्निंग नॉर्मल क्या होती है, मैं मशीन लर्निंग आगे मैं इसी अभी इंक्लूड करने वाला हूँ, इसलिए नहीं पूछ रहा। मैंने पूछा इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होती है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मैक्सिमम आप यूज करते हो जब भी आप इमेज लेते हो। ह्यूमंस जो होते हैं बहुत ही ट्रेंड होते हैं। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया, एक पुरानी एक आपकी फोटो पड़ी हुई थी जो भीग गई थी और खराब हो गई थी, और आपके सामने उसको रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन कौन है, ये आपको पता हो, तो आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, उतनी देर में आप बता दोगे ये मैं हूँ, ये मेरे फादर हैं, ये मेरा डॉगी था, ये उस टाइम में खींची गई थी अप्रॉक्सीमेट, और
मतलब उसका पूरा थोड़ा सा एक ब्यौरा टाइप का पूरा दे दोगे कि ये चीज है और दैट आर रिलेटेड टू दिस थिंग्स। ऐसा ही करोगे ना, हाँ या ना? लेकिन यस यस सर। या लेकिन अब मैं ये तो आप कर सकते हो बिकॉज यू आर द ह्यूमंस, इंटेलिजेंट हो, लेकिन मशीन कैसे करेगी इसको? मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो खराब हो गई पिक, इसकी पीछे वाली दीवार पर ब्लू कलर था? हाउ इट मशीन कैन बी आइडेंटिफाई कि ब्लू कलर है, या ये इंफॉर्मेशन यहाँ से जो कट दिखा रहा है दैट कट इज जनरेटेड ड्यू टू सम, मतलब किसी वजह से हो सकता है कि पिक्चर खराब हो गई या मुड़ गई या किसी और वजह से। तो ये मशीन कैसे पता करेगी? मशीन तो कहेगी यहाँ कुछ है ही नहीं। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, हम लोग क्या करते हैं जब भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो वी आर नॉट ओनली फोकसिंग द पर्टिकुलर और स्टैंड वैल्यू ऑफ द टाइम, वी आर ऑल्सो फोकस दी नाइवर्स वैल्यू ऑल्सो, है ना? कि पहले क्या था, बाद में क्या था, अब बीच में क्या होगा, स्टैंड क्या होगा, वो हम बता सकते हैं। अगर हमारे पास में प्रीवियस इंफॉर्मेशन हो तो डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन वी कैन इजीली प्रेडिक्ट समहाउ कि ये अब क्या होना चाहिए, है ना? इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अगेन दूसरी एल्गोरिथम आती है आपकी मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होती है कि कोई भी चीज जैसे हम ह्यूमन समझने की कोशिश कर रहे हैं किसी पैटर्न्स को या किसी भी वैल्यू को, ऐसे ही मशीन किस तरीके से उस पैटर्न को समझेगी, है ना? तो उसको बोलते हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मैक्सिमम जो देखा जाए मिनी नॉर्मली 4 टाइप की होती है। एक हो गई आपकी सुपरवाइज एल्गोरिथम, एक हो गई अनसुपरवाइज एल्गोरिथम, थर्ड हो गई आपकी सेमी सुपरवाइज, और फोर्थ हो गई आपकी रीइंफोर्समेंट। सबको पता होगी, कोई चारों में डिफरेंस बता सकता है? एनीबॉडी? ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में क्या डिफरेंस होता है? सुपरवाइज में लेबल दिया जाता है मशीन को, लेबल डेटा मॉडल देते हैं, लेबल डेटा देते हैं, अनसुपरवाइज में लेबलिंग नहीं होती, अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा देते हैं। अनलेबल डेटा। अच्छा, फीडबैक बेस्ड होता है। चलिए मैं धीरे धीरे नीचे आता हूँ। सेमी सुपरवाइज? सेमी सुपरवाइज में कुछ लेबल्ड डेटा देते हैं और उसकी टेस्टिंग कुछ अनलेबल डेटा से करेंगे। नहीं, मतलब हाँ कह सकते हो, टेस्टिंग का नहीं, मिक्सचर होगा। उसमें जो टोटल डेटा होता है दैट डेटा में कुछ लेबल्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ मिसिंग लेबल्स होंगे, कुछ अनलेबल्ड होगा, कुछ जो होगा वो अनलेबल्ड होगा। हाँ कुछ, मतलब ये कह सकते हैं कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का एक कॉम्बिनेशन है ना? कॉम्बिनेशन। फोर्थ है रीइंफोर्समेंट। ये क्या होती है, या एक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं इसको। फीडबैक बेस्ड सिस्टम है, फीडबैक बेस्ड है। बहुत इसमें सही, उसे एक पेनल्टी मिलती है गलत डिसीजन के लिए और रिवार्ड मिलता है। बहुत सही। आप इसको कैसे, मतलब आपने यूज देखा है इसका? ड्राइवरलेस कार्स। देखिए हाँ कह सकते हैं, आज के टाइम में देखिए नॉर्मल हम लोग गेम्स खेलते हैं मोबाइल पे, है ना? मोबाइल पे जब हम गेम खेलते हैं, कोई भी गेम आप उठा के देख ले, काउंटर स्ट्राइक जो भी है, तो क्या होता है कि जो उसमें इनपुट देते हैं वो इनपुट हमारे पास में, जैसे हम सपोज करो एक NFS खेल रहे हैं, है ना, नीड फॉर स्पीड वाला गेम खेल रहे हैं, तो कार की स्पीड क्या होनी चाहिए, कार का साइड की लेफ्ट साइड से पास करेंगे, राइट साइड से पास करेंगे, या किस टाइप का होना चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इन बैकग्राउंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि उस गेम में एट ए टाइम या लेफ्ट साइड से कितनी कारें पास होंगी, राइट साइड से कितनी कारें पास होंगी, उस रोड पे क्रॉसिंग आएगी कब आएगी, उस स्पीड में जिस स्पीड में जा रहे हो आगे शार्प कट आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग भी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, एंड दैट बैकग्राउंड स्कीम या बैकग्राउंड एल्गोरिथम आर पैरेलली रन विद योर एल्गोरिथम्स, है ना? नोवेयर की वो आपके जो इनपुट दे रहे हो जो भी आप पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जितनी भी ऑटोमेटिक लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं जो खासकर में इंस्टेंट फीडबैक पे काम करती हैं, टर्मिनोलॉजी इंस्टेंट फीडबैक, जो तुरंत ही आपको मिल जाए, किस पे डिपेंड करेगा, आपके इनपुट पे। तो आपके इनपुट पर डिपेंड करेगा, इंस्टेंट आपको फीडबैक उसका मिल जाए, इस टाइप की एल्गोरिथम को बोलते हैं आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम या एक्टिव लर्निंग एल्गोरिथम्स। समझ में आया? नॉर्मली जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ये पढ़ाना मेरा काम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन
आपके पास से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि मुझे आप जो क्वेश्चन करोगे दैट क्वेश्चन इज समहाउ रिलेटेड टू माय इनपुट, है ना। तो इस टाइप की जो इंस्टेंट फीडबैक लर्निंग एल्गोरिथम होती है उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके। सर। नाउ एक क्वेश्चन आप याद कर लो सीडी के लिए, ये बुक में दे रखा है कि वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस सिस्टम, डेटा वेयर हाउस एंड डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। बुक में दे रखा है, प्लीज आप गो थ्रू हो जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटाबेस सिस्टम। आपके पास कोई गिने चुने क्वेश्चंस आ गए। पहला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था व्हाट इज डेटा वेयर हाउस, है ना। नेक्स्ट बताया था व्हाट इज द मेन लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा माइनिंग। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था, नेक्स्ट आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा वेयर हाउस एंड डेटाबेस सिस्टम। एंड एक और आपको मैंने पीछे बताया था व्हाट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग फॉर द पैटर्न रिकॉग्निशंस एंड व्हाई। पैटर्न रिकॉग्निशन सर ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा माइनिंग? हाँ, डेटा माइनिंग होती क्या है ये मैंने आपको बताया, और डेटा माइनिंग में क्या क्या यूज करते हैं। आपको डेटा क्लीनिंग आना चाहिए, डेटा इंट्रीगेशन आना चाहिए, है ना, आपका सिलेक्शन आना चाहिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग है, ये सारे उसमें आप बुक्स में चले जाइए, बुक्स में ही दे रखा है। अब सबसे मेन जो आज का इम्पोर्टेंट है जो मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ वो है कि बहुत सारी एल्गोरिथम्स हम लोग देख लेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, जैसे हमने अभी देखा मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, ये तो ठीक है, ये तो नाम हमें पता चल गया कि ये लेबल्ड होती है, ये अनलेबल्ड है, ये इसमें पार्शियल है और ये इंस्टेंट फीडबैक पे काम करती है। लेकिन अब इस सुपरवाइज या अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स के कोई भी डेटा एनालाइज करना है, क्योंकि डेटा तो न्यूमेरिकल दे रखा है, तो उस न्यूमेरिकल डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास में जो डेटा, हमारे पास फीडबैक जो डेटा दे रखा है, वो डेटा हमारे पास में डेटा या आर्ट्रीब्यूट्स इन द पॉइंट्स ऑफ फीचर्स के दे रखा होता है। तो आर्ट्रीब्यूट्स के टर्म में दे रखता है, वो आर्ट्रीब्यूट्स आपके लेबल भी हो सकते हैं, मतलब आपके न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। कैरेक्टर मतलब आपका सपोज कीजिए यस और नो, जैसे बाइनरी है, क्या आप जॉब करते हैं इस फील्ड में, आप जॉब करते हैं, सिंपल आपकी गवर्नमेंट जॉब है, किसी ने बोला यस, किसी ने बोला नो, लेकिन उस जॉब वाले उसमें डेटा तो आ गया यस और नो में। किसी ने बोला कि आप किस फील्ड में जॉब करते हैं, किसी ने बोला मैं BSNL में, किसी ने बोला रेलवे में, किसी ने बोला कुछ, किसी ने बोला कुछ, तो डेटा तो फिल हो रहा है ना। हाँ, ये जरूर है कि वो न्यूमेरिक डेटा नहीं है, वो एक स्ट्रिंग डेटा या कैरेक्टर डेटा है जो इसमें इनपुट जा रहा है। दूसरा हमारे पास में डेटा होता है न्यूमेरिक डेटा। अब न्यूमेरिक डेटा कैसे हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू है, किसी आइटम का प्राइस हो गया, किसी की सैलरी हो गई, किसी की डिस्टेंस हो गई, किसी की हाइट हो गई, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिक डिस्टेंस। 1.2, 1, 3.5 समथिंग, कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट डेटा होता है आपका ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, कुछ देखिए, न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी वो फिक्स नहीं होगी, न्यूमेरिक वैल्यू में भी वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, कहीं भी हो सकता है ना। किसी ने पूछा भाई कि आपकी सैलरी कितनी है, तो किसी ने बताया सर 1200 रुपये महीने, किसी ने बताया 2000 रुपये महीने, किसी ने बताया 12000 रुपये महीने, किसी ने 12 लाख, किसी ने 12 करोड़। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन ऑर्डिनल डेटा होता है, जो ऑर्डिनल डेटा कुछ स्पेसिफिक होता है, जैसे कि होगा न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन दैट डेटा इज समहाउ रिलेटेड टू द आपकी स्ट्रिंग डेटा। जैसे कि मैंने कहा कि प्लीज गिवन मी अ फीडबैक 1 2 3 4 इन द रेटिंग ऑफ 1 2 3 4। 1 इज एक्सीलेंट, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस एंड 4 फॉर पुअर, है ना। एक्सीलेंट, बेटर, गुड एंड पुअर। तो आप मुझे रेटिंग किस पे कर रहे हो, रेटिंग कर रहे हो आप करेक्टरिस्टिक्स पे, कि सर अच्छी है, एक्सीलेंट है, तो आपने 1 दिया। रेटिंग आपके दिमाग में चल रही है इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन आप उसको इनपुट किस में दे रहे हो, न्यूमेरिक में। तो वो और जो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट आर फिक्स,
तो इस टाइप की वैल्यू को बोलते हैं, इस टाइप के एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस करना आसान है, लेकिन करेक्ट स्ट्रिंग डेटा को या ऑर्डिनल डेटा को प्रोसेस करना बहुत ही टिपिकल टास्क है, जो कि आपकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है प्लस आपके टाइम को भी कंज्यूम करता है। तो करेक्ट जो ऑर्डिनल डेट जो आपका करेक्टरिस्टिक डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं ये तो हम बाद में देखेंगे। आज का हम देखते हैं कि इसको हम न्यूमेरिक डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे। तो कोई भी न्यूमेरिक डेटा को हम प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, मीडियन वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लिया, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर ली। इस टाइप की हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब ये डेटा हमारे पास में करेक्ट डेटा हो जाए या स्ट्रिंग डेटा हो जाए, तो हम स्ट्रिंग का क्या मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसी ने बोला जॉब करते हो नहीं करते हो, यस नो यस नो यस नो, व्हाट इज द मीन वैल्यू, कुछ है ही नहीं। या किसी ने किस में जॉब करते हो, किसी ने रेलवे, BSNL, ये वो ABCD कंपनी, अब मैं कहूँ A to Z कंपनी, तो व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ A to Z कंपनी, नहीं बता सकते, बिकॉज दीज आर द करेक्टेड डेटा। तो करेक्टेड डेटा को कैसे करेंगे वो हम अगले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एक और क्वेश्चन आप प्लीज लिख लीजिए, व्हाट इज द मीन, मीडियन, मोड, रेंज। व्हाट इज द मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डिस्टेंस, परसेंटाइल। सर कौन सी डिस्टेंस बोला हमने? क्वार्टाइल डिस्टेंस। क्वार्टाइल। हाँ, मैंने आपको बताया था एक 3-4 टाइप की क्वार्टाइल डिस्टेंस होती हैं। एक इंटर क्वार्टाइल डिस्टेंस होती है, एक सेकंड क्वार्टाइल डिस्टेंस होती है। जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन को, मैं अभी बताता हूँ क्वार्टाइल डिस्टेंस के बारे में, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डिस्टेंस, परसेंटाइल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आप, मैंने आपको बताया कि क्वार्टाइल डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था ये जितनी भी वैल्यू है, क्वार्टाइल डिस्टेंस हो गई, मीन हो गई, जैसे आप नॉर्मल जब डेटा एनालाइज करते हैं तो इन चीज़ों का यूज नहीं करते, क्योंकि ये आपको पता है कि क्या होता है। जब भी आप किसी चीज़ को किसी भी डेटा को एनालाइज करना चाहें तो सबसे पहले उस डेटा को प्लॉट करें। सबसे पहले आप डेटा को विजुलाइज करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दैट डेटा। क्या वो डेटा किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, बिकॉज उस डेटा में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 to इनफाइनाइट, कोई भी रैंडमली वो वैल्यू पिकअप कर सकता है। तो जब रैंडमली पिकअप वैल्यू करता है तो उस चीज को बोलते हैं हम रैंडम सिग्नल्स, है ना, जिसकी हमें फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इस रेंज में आएगा। तो जब भी हम इसको रेंज को हमें पता चल गई तो हम उस रेंज को एज ए सबसे पहले प्लॉट करने की कोशिश करेंगे उस सिग्नल को, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे उस सिग्नल की टेंडेंसी क्या है, किस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से वो डिक्रीज हो रहा है, किस तरीके से उसका फ्लक्चुएशन है, और किस तरीके से उसकी जो वैल्यू है वो चेंजेस हो रही हैं पर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और जब भी हमें ये चीज़ पता चल जाएगी तो हम ये जितने भी मैंने पैरामीटर्स बोले आपको, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन और ये सारी चीज़ें, दीज स्टैटिस्टिकल वैल्यू आर कंप्यूटेड फॉर अ रैंडम डेटा, है ना। अब क्वार्टाइल डिस्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम से अगर हम कोई चीज़ मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी कि 100%, है ना, मैक्सिमम से वो जब उसकी वैल्यू 25% कम होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, 50% कम होगी सेकंड क्वार्टाइल, 75% कम होगी तो थर्ड क्वार्टाइल। तो जो दोनों तरफ की रेंज है, मैं बोलूँगा अगर मैक्सिमम -Q1, मैक्सिमम वैल्यू -25% जो कम हुई है, तो उस रेंज को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू। मैक्सिमम -50% वैल्यू, उसको बोलेंगे हम सेकंड क्वार्टाइल वैल्यू, और मैक्सिमम -75 इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वार्टाइल वैल्यू। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, एम्पलीट्यूड में। रेंज कहाँ आएगी, डिफरेंस आएगा एम्पलीट्यूड यानी कि वाई एक्सिस पे, लेकिन रेंज कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस पे। समझ में आ रहा है। तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस आई है, डिफरेंस आया,
उसको बोलते हैं रेंज, और किस में आ रही है इसको बोलते हैं क्वार्टाइल रेंज। समझ में आया? क्वार्टाइल रेंज समझ में आई आपकी? यस सर। तो आज के लिए इतना ही होप, और आज काफ़ी कुछ कवर किया। क्वेश्चंस मैंने आपको लगभग बता दिए हैं काफ़ी, और नेक्स्ट सेशन जैसे क्लास स्टार्ट होगी कुछ मैं भेज दूंगा आपको। और मैंने ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ये जो आपका ड्राइव है, ड्राइव में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि आपको कॉस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी न्यूमेरिकल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब। तो कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं। और अगर आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा, प्लीज़ स्लाइड पे जाइए। स्लाइड में मैंने एक एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें अब उस पर सॉल्यूशन भी दे रखा है कि किसी चीज़ का कॉस एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बाकायदा मैंने उसमें न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें मतलब पूरा न्यूमेरिक सॉल्व करके भी दिया। तो आप उसको सॉल्व करके एक बार जाएं, उसमें देखें, और उसमें होप सारी चीज़ें उसमें दे रखी है ना। तब भी किसी को प्रॉब्लम आती है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।